खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। पिछली कड़ी में आपने सुना हिटलर और सुभाष के बीच हुआ वार्तालाप। हिटलर के हर अंदाज का सुभाष ने अपने अंदाज में जवाब दिया। हिटलर ने सुभाष को दो टूक शब्दों में हिंदुस्तान की सरहद की ओर जाने से मना कर दिया। अब आगे। सुभाष, मैं अपनी सेना को आपकी सरहद की तरफ नहीं भेज सकता हूं, संभव नहीं है। लेकिन आप पूर्व की तरफ जाना चाहते हैं, इसमें आपकी मदद करूंगा। आपको बताना चाहूंगा, आप इटली की सलाह को अंतिम ना माने। मिस्टर हिटलर, आप कहना क्या चाहते हैं? इटालियन पायलट कितने ही साहसी क्यों ना हो, पर हवाई मार्ग से जापान जाने का साहस मत करना। आपका जीवन बहुत कीमती है। मतलब आपका कहना है कि हवाई मार्ग में खतरे कम नहीं हुए हैं? कम? अरे भाई, और बढ़ गए हैं। ब्रिटिश के प्रभाव वाले देशों से गुजरोगे तो कहीं भी रोक लिए जाओगे। कुछ भी हो सकता है तुम्हारे साथ। ये लेटर देख रहे हैं सुभाष? जापानी राजदूत ने मुलाकात का समय मांगा है मुझसे। मैं आपके पूर्व की तरफ जाने की बात करूंगा। जाने के लिए जापानी या जर्मन पनडुब्बी आपके लिए सबसे ठीक रहेगी। मिस्टर हिटलर, वो कैसे? नेटाल व अन्य बंदरगाहों से गुजरता हुआ यह रास्ता देख रहे हैं आप? यह यात्रा कठिन होगी, 7-8 सप्ताह में पूरी होगी। पश्चिमी अफ्रीका के समुद्र तटों के आसपास ब्रिटिशों ने बाधाएं खड़ी कर रखी, जगह जगह सुरंगें बना रखी। बेहद सावधानी से सुभाष, आपको अपनी यात्रा पूरी करनी होगी। रूसी मोर्चे पर हिटलर उलझा था। उसके लिए सैन्य सहायता सुभाष को देना संभव नहीं था। सुभाष जर्मनी से बाहर निकलना चाह रहे थे। पूर्वी एशिया भी सुभाष की बाट जोह रहा था। हिटलर ने सुभाष को आगे की यात्रा की बधाई दी। बर्लिन में नेताजी ने सोफियनस्ट्रासे में जापानी राजदूत ओशिमा, कर्नल यामामोटो और ट्रॉय के स्वागत में भोज रखा। ट्रॉय, आपके इन हिंदुस्तानी मित्र सुभाष को सकुशल जापान भेजने के लिए मुझे हिटलर से बात करनी है। उन्हें क्या पता कि मैंने इस बात के लिए उनसे मिलने का वक्त मांगा है। दोस्त सुभाष, मान गए तुम्हें। जिस तरह से तुम घमंड से भरी बातों का जवाब दे रहे थे, मान गया तुमको। मुझे गर्व है तुम पर। मैं कहां हिटलर से बात कर रहा था। वो जो भी मेरे हिंदुस्तान को लेकर कह रहे थे, उसका ही जवाब दे रहा था। मैं अपने गौरवशाली इतिहास को बता रहा था। गुलाम हिंदुस्तान के प्रतिनिधि के रूप में अपनी बात रख रहा था। अरे आशिमा, एक बात बताता हूं आपको, आप खुद को हंसने से नहीं रोक पाएंगे। ऐसी क्या बात हुई मिस्टर ट्रॉय? सुभाष ने मुलाकात के समय जब भगवान बुद्ध की प्रतिमा भेंट की तो हिटलर उसे मुष्टि योद्धा कह रहे थे। मिस्टर ओशिमा, सुभाष चंद्र जैसा उच्च शिक्षा प्राप्त हिंदुस्तानी नेता बुद्ध और विवेकानंद की शिक्षा के साथ जर्मनी के दरवाजे पर खड़ा है, तो उसकी सांसों में 38 करोड़ हिंदुस्तानियों की आजादी का सुर सुनाई देता है। सुभाष की लगन को हिटलर जैसा दम्भी इंसान कभी नहीं समझ पाएगा। विश्व युद्ध में परिदृश्य बदला हुआ था। पूरब में अंग्रेजों का कभी न हारने वाला मोर्चा खत्म हो चुका था। सिंगापुर में सैनिक चौकियां खत्म हो चुकी थीं। सुभाष चंद्र बोस के तेवर बर्लिन से गूंज रहे थे। चीन के सर्वेसर्वा चियांग काई शेक महात्मा गांधी से जापान के खिलाफ ब्रिटिश की मदद का आग्रह करने आए। अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट चर्चिल पर औपनिवेशिक स्वराज्य देने का दबाव बनाना चाह रहे थे। चर्चिल, आप हिंदुस्तान को लेकर अपनी नीति जल्द साफ नहीं करेंगे तो हिंदुस्तान फासिस्टों के हाथ में चला जाएगा। जो भी करना है जल्द करो,
मिस्टर रोजवेल, मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं, लेकिन आपकी सलाह मानकर स्टॉफर्ड क्रिस्प के नेतृत्व में एक कूटनीतिज्ञों का दल हिंदुस्तान भेजूंगा। ठीक है, आपकी ओर से प्रयास दिखना चाहिए, क्योंकि हम हिंदुस्तान के नेताओं के संपर्क में हैं। हिंदुस्तानियों, आजाद हिंद रेडियो से मैं सुभाष बोल रहा हूं। सिंगापुर में अंग्रेजों की मात हिंदुस्तान की नई सुबह का संकेत है। सिंगापुर के साथ ब्रिटिश साम्राज्य के अंत की शुरुआत हो गई है। सिंगापुर पर कब्जा करने के बाद अब जापानी फौजें ब्रह्म देश की ओर कूच करने वाली है। ऐसा होते ही चीन को जाने वाला रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। मिस्टर गांधी, मैं नेहरू, जिन्ना, अंबेडकर से चर्चा कर चुका हूं। बापू, आपसे बात करने आया हूं। सुना है आजकल आप बर्लिन के आजाद हिंद रेडियो को बड़ी रुचि से सुन रहे हैं। आपने सही सुना है। आपको जो खबर मिली है वो बिल्कुल सही है। मिस्टर गांधी, धरती पर मैं आपको सबसे पुण्य व्यक्ति समझता हूं। मेरा मानना है आपको नाजियों और फासिस्टों के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। विश्व युद्ध से पहले हिटलर ने किससे हाथ मिलाया था? इंग्लैंड से ना? ओह, बीता घटनाक्रम है वो मिस्टर गांधी। नाजियों के विरोध में आपकी धार खत्म होती दिख रही है। जिस तरह आप सिंगापुर, मलाया और रंगून छोड़कर भागे हैं, उससे नहीं लगता कि आप हिंदुस्तान की रक्षा करेंगे। जापान और हिंदुस्तान के बीच में बैर होने का कोई कारण नहीं है। हिंदुस्तान देसी रियासतों और पाकिस्तान की सोच लेकर मैं आया हूं। तो आप चाहते हैं कि हिंदुस्तान के टुकड़े हो जाएं? हम जानते हैं आपसे हमें कुछ हासिल होने वाला नहीं है। आप खुद संकट में हैं। हमारी क्या मदद करेंगे? मेरा आग्रह है आप जल्द से जल्द हिंदुस्तान से इंग्लैंड के लिए निकलें। बदले हालात में कांग्रेस को किस दिशा में आगे बढ़ना है, क्या रणनीति होनी चाहिए? कांग्रेस की इलाहाबाद में कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई। गांधी जी तो बैठक में नहीं आए, लेकिन उनकी प्रतिनिधि मीराबेन बैठक में आई। राजा जी ने पाकिस्तान के विचार को सार्वजनिक रूप से मान्य किया था, जिससे बैठक का माहौल गंभीर था। मैं गांधी जी का प्रस्ताव रख रही हूं। ब्रिटिश शासन हिंदुस्तान छोड़कर चले जाएं। हमारा किसी भी देश से कोई झगड़ा नहीं है। यदि जापानी हमला हुआ तो उसका प्रतिकार भी हम अहिंसा से ही करेंगे। किसके बारे में बात कर रहे हैं मौलाना साहब? क्या आप सुभाष के बारे में बात कर रहे हैं? हाँ, मैं सुभाष की ही बात कर रहा हूं। मैं समझ नहीं पा रहा हूं गांधी जी आजकल उसके साहस की तारीफ क्यों करने लगे हैं। क्रिप्स जैसे समाजवादी नेता ने मेरे सामने सुभाष को लेकर नापसंदगी जाहिर की। हम गांधी जी के फैसले का विरोध करेंगे, लेकिन ऐसा करना आसान नहीं होगा। मेरा मानना है हमें नया प्रस्ताव तैयार करना चाहिए। गांधी जी के मन में स्वराज को लेकर बवंडर उठा हुआ था। उनके लेखों में उनकी उलझन साफ दिख रही थी। अमेरिकन लेखक लुई फिशर आश्रम में आए और सुभाषवादी बदलाव देखकर हैरान हुए। गांधी जी के सामने उन्होंने अपने सवालों को रखा। बापू, आश्रम का सुभाषवादी बदलाव देखकर चकित हूं। जो आदमी फासिस्टों की टोली में हो, उसके लिए आपकी आत्मीयता क्यों? मिस्टर फिशर, मैं सुभाष को देशभक्तों में सर्वश्रेष्ठ मानता हूं। उसका तरीका गलत हो सकता है। यदि वो गलत तरीके से नहीं चलते तो अभी 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बन जाते। अध्यक्ष तो वे बने थे ना?
देश की आजादी के लिए सुभाष अमेरिका या रूस मदद मांगने गए होते तो अच्छा होता। यह बात बहुत मायने रखती है कि हम किसके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। फिशर साहब, आप ही बताइए, नाजी, फाशिस्ट, अमेरिका और इंग्लैंड में क्या अंतर रह गया है? साम्राज्यवाद सभी का खेल है इस वक्त। मेरा मानना है कि अमेरिका सुभाष की मदद करता ही नहीं। अमेरिका और इंग्लैंड दोनों लोकतंत्रवादी हैं। विश्व कल्याण के लिए अमेरिका सब कुछ करने को तैयार है, लेकिन चर्चिल अमेरिका को भारत की कुछ भी मदद नहीं करने दे रहे हैं। वर्धा में कांग्रेस की बैठक के पहले गांधी जी ने अपनी मंशा मौलाना आजाद के सामने रख दी थी। भारत छोड़ो आंदोलन का मन बना लिया था। उनकी मंशा से कांग्रेस में हलचल थी। गांधी जी का उग्र रूप सबको हैरान कर रहा था। बापू, ये ठीक नहीं होगा। जवाहरलाल भी इसके पक्ष में नहीं है। मौलाना साहब, मैं अपने फैसले से एक कदम भी पीछे नहीं हटूंगा। मेरा निश्चय अटल है। बापू, कांग्रेस कार्यकारिणी इसके लिए तैयार नहीं है। मौलाना साहब, कार्यकारिणी पूरा हिंदुस्तान नहीं है। आप लोग तैयार नहीं हैं तो ठीक है, मैं जाऊंगा जनता के बीच अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा लेकर। कस्तूरबा, याद है ना, 2 साल पहले जन आंदोलन का ऐलान करने की मांग सुभाष ने ही की थी। उस वक्त आश्रम में बिल्कुल अकेला खड़ा था। कितनी बार उसने आग्रह किया था मुझसे। आज जब मैं जन आंदोलन का आह्वान कर रहा हूं तो सुनने के लिए ना तो वो है और ना कोई तैयार है। मौलाना साहब, जिसे मेरा निर्णय पसंद ना हो वो खुशी खुशी कार्यकारिणी से बाहर जा सकता है। मुझे मालूम है राजा जी मेरी खिल्ली उड़ा रहे हैं। कह रहे हैं गांधी जी अभी तक गणवेश धारण कर सुभाष की आजाद हिंद फौज में शामिल नहीं हुए हैं। जन आंदोलन को लेकर गांधी जी के तेवरों को शांत करने के लिए वल्लभ भाई अकेले में गांधी जी से मिले, पुरानी बातें याद दिलाईं और सुभाष का विरोध करने वाले गांधी का भी जिक्र किया। गांधी जी, आपको त्रिपुरा याद है? उस समय कार्यकारिणी के 12 सदस्यों के त्याग पत्र लेकर मैंने सुभाष की राह में रोड़ा अटकाया था, जिससे सुभाष तो नाराज हुआ ही था, समूचे बंगाल का गुस्सा भी सामने आया था। बापू, याद होगा, सुभाष का विरोध करने और कार्यकारिणी के इस्तीफे के लिए आपने मुझे विवश किया था। आप भी कहां की बात लेकर बैठ गए? बापू, ये तो बताइए, आज आपकी सुभाष को लेकर फिर आत्मीयता कैसे जाग गई? समझ नहीं पा रहा हूं। पटेल, कैसे कहूं कि सुभाष के सभी विचार मुझे ठीक लगते हैं। उसकी कोई भी बात मुझे नहीं जचती, ये भी कैसे कह दूं। सुभाष की तरह मुझे भी अंग्रेजी साम्राज्य का रवैया ठीक नहीं लगता। गुलामी का अभिशाप कब तक? अब ये मुझसे सहन नहीं होता। बापू, मैं जानना चाहता हूं, आप भारत छोड़ो आंदोलन को लेकर इतने परेशान क्यों हैं? अब आपके सवाल का जवाब मैं कहां से दूं? ये तो आप जाकर सुभाष से ही पूछ के आइए। आठ अगस्त 1942 का दिन था। बंबई के ग्वालिया ठेक से गांधी जी देशवासियों को संबोधित कर रहे थे। उनके सुर में हिंदू मुस्लिम एकता का सपना सामने आ रहा था, जो वो अपने राजनीतिक जीवन में करते आए थे। मेरे देशवासियों, परमात्मा ने मुझे अहिंसा से लक्ष्य प्राप्त करने की ताकत दी है, परंतु आज मैं और मेरी अहिंसा की ताकत
दांव पर लग गई है। मैं अंग्रेजों से कहना चाहता हूं, भारत छोड़ो, हिंदुस्तान को परमात्मा के भरोसे छोड़ दो। इस भ्रम में नहीं रहो कि अराजकता फैल जाएगी। इस लड़ाई में हम करेंगे या मरेंगे। हिंदुस्तानियों, मैं आपका आह्वान करता हूं, करो या मरो। आज के जैसे अंगारे उगलते हुए बापू को हमने कभी नहीं देखा। उनके सुरों में ललकार है और जन आंदोलन से अंग्रेजों को भगाने का क्या आह्वान किया। गांधी जी की वाणी में ऐसी उग्रता हमने कभी नहीं सुनी। गांधी जी के अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा से सुभाष बाबू की तपस्या पूरी होगी। हिंदुस्तानी भाइयों, अब हमारी आजादी की लड़ाई की धारदार शुरुआत हुई है। देश और देश के बाहर रह रहे हिंदुस्तानियों को इस लड़ाई में कूदना होगा। आजाद हिंद फौज के जर्मन साथी आजादी के रास्ते में सबसे आगे खड़े होंगे। अपनी पूरी जिंदगी हमें आजादी के लिए लगानी पड़े तो लगाएंगे। अगस्त क्रांति 1857 से ज्यादा विस्फोटक होगी। स्वतंत्रता संग्राम के वेग में अंग्रेजी साम्राज्य बह जाएगा। अगस्त क्रांति में हिंसा, 60,000 से ज्यादा हिंदुस्तानियों की गिरफ्तारी से सुभाष बेचैन हो रहे थे। यूरोप में होने के बाद भी वो अगस्त क्रांति की ज्वाला की तपिश महसूस कर रहे थे। एडम ट्रॉय और अलेक्जेंडर भी न केवल परेशान थे बल्कि डर गए थे। वहीं एमिली के मां बनने के दिन आगे बढ़ रहे थे। एमिली की मां वियना से बार बार एमिली को बुला रही थी, लेकिन सुभाष चंद्र बोस की उलझनों को लेकर एमिली वियना जाना नहीं चाहती थी। समझ में नहीं आ रहा, हिटलर कोई फैसला क्यों नहीं ले रहा है? उसे मिले हुए आधा साल हो गया है। एमिली, इससे भी ज्यादा मैं तुम्हें लेकर चिंतित हूं। तुम अपनी मां के पास क्यों नहीं चली जाती हो? आप क्या समझ रहे हैं? मां के पास जाने के बाद मैं सुकून से रह पाऊंगी? मेरा शरीर भले ही चला जाए, लेकिन मन आपको लेकर चिंता से भरा रहेगा। यहां आपके साथ रहकर सब कुछ देख रही हूं, ये मेरे लिए अच्छा है। कभी मेरी भी कुछ सुनोगी या नहीं? क्या ठान ली है? अपने मन की ही करना है? मेरी गर्भावस्था से कहीं ज्यादा जरूरी आपकी परेशानी है मेरे लिए। मुझे लगता है इन हालातों में आपको छोड़कर जाना मेरे लिए ठीक नहीं होगा। पत्नी हूं आपकी। जो चाहे करो, तुम अपने मन की ही करोगी, मेरी सुनोगी नहीं। आपको लगता है मैं अपने मन की कर रही हूं, तो वही सही, लेकिन मुझे यहां रुकना ठीक लग रहा है और यही मेरा पत्नी धर्म है। मैं जानता हूं, मेरी एक आवाज पर आजाद हिंद फौज के हजारों सैनिक बलिदान देने को तैयार खड़े हैं। जापानी और जर्मनी के मित्र भी तैयार हैं। हालात बेहद नाजुक हैं। सच कहूं एमिली, तो इन हालातों में तुम्हारा कंधा ही शांति देता है। 15 अक्टूबर 1942 का दिन था। रोम के विमानतल से विमान नेताजी को ले जाने तैयार खड़ा था। संदेश मिलते ही सुभाष चंद्र बोस बैग में सामान रखने की तैयारी करने लगे। बैग से एक बॉक्स निकालकर एमिली ने बाहर रख दिया। बोस ने जानना चाहा, जो बॉक्स एमिली ने निकाला उसमें क्या है? एमिली, क्या है इस बॉक्स में जो तुमने निकाला है? आपका भेजा हुआ चप्पलों का जोड़ा है, जो आपने कांग्रेस अध्यक्ष बनने पर मुझे उपहार में दिया था। एमिली, तुमने वो चप्पल आज तक नहीं पहनी? खराब हो जाती यदि मैं पहनती। कब तक इसे संभाल कर रखोगी? पूरी उम्र। ये उपहार नहीं है, आपके साथ होने का एहसास है। एमिली, तुमने बॉम्बे की याद दिला दी। याद है, अध्यक्ष बनने के बाद जो शोभा यात्रा निकली थी, उसे कभी नहीं भूल पाऊंगा। मैंने उसी शोभा यात्रा में तुम्हारे पैर देखे।
और चप्पल खरीदने के लिए गाड़ी से उतर गया था। यही तो स्नेह है आपका मेरे लिए। मैं जानती हूँ आप कितना प्रेम करते हैं मुझसे। सुभाष रोम के लिए निकल पड़े थे। विमान में उनके साथ एडम ट्रॉय थे। दोनों के बीच बातचीत की शुरुआत हुई। सुभाष, तुम्हारे लिए जान देने पर उतारू ये रोमन पायलट तुम्हें रंगून छोड़ भी आए, फिर भी लेकिन फिर भी किंतु परंतु का कोई अर्थ नहीं है अब दोस्त। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रोम के लोग किसी भी बात को गुप्त नहीं रख सकते। सुबह कुछ कह दो तो शाम तक सारी बातें आम लोगों तक पहुंच जाती हैं। अब वक्त आ चुका था। सुभाष चंद्र बोस का फौजी विमान तैयार था। सुभाष ने ट्रॉय को गले लगाया। विमान में चढ़ने से पहले हाथ हिलाकर एमिली से विदाई ली। विमान चलने ही वाला था, तभी ट्रॉय को खबर देने एक मित्र दौड़ता आया। ट्रॉय, आपने ये डेली स्केच का एडिशन देखा? जरा इसको पढ़िए तो। क्या है इसमें? सवाल बना हिंदुस्तान का सुभाष इटालियन विमान से पूर्वी एशिया के लिए रवाना। रोको रोको ट्रॉय साहब, इस विमान को रोको। रोको रोको साथियों, इस विमान को रोको। रोको, जल्दी जल्दी करो। थैंक गॉड विमान उड़ान नहीं भर सका, नहीं तो ना जाने क्या हो जाता। अरे कुछ नहीं होता। तुम्हारा साथ जो है, सुभाष की हर मुसीबत में तुम्हारा स्नेह ढाल बन जाता है। लेकिन यह खबर अखबार में कैसे पहुंची? ब्रिटिश की पैनी नजर है। उनके जासूस तो जासूस, न्यूज़पेपर वाले भी नजर रखे हुए हैं। ना जाने कितनी जल्दी है आपको पूर्वी एशिया जाने की। एमिली, जाना ही होगा। हाँ, समझती हूँ। तुम्हारा लक्ष्य पूर्वी एशिया से ही पूरा होगा। मैं और तुम अपने रिश्ते को लेकर कर्तव्यनिष्ठ हैं। लेकिन एक माँ चाहती है, इतनी दूर जा रहे हो, कम से कम मासूम का चेहरा तो देखते जाओ। सही कह रही हो एमिली। मैं बच्चे का मुंह देखे बिना नहीं जाऊंगा। नहीं, ऐसा आप नहीं सोच सकते। एक माँ आपको अपनी जन्मभूमि की आजादी के लिए उड़ान भरने से नहीं रोकेगी। नहीं चाहूंगी कि इतिहास एमिली को हिंदुस्तान की आजादी के लिए सुभाष की राह में आने का जिम्मेदार ठहराए। मेरी ममता आपकी राह का कांटा नहीं बनेगी। एमिली, मैं जानता हूं तुम कितनी मजबूत हो। तुम पति के लक्ष्य में कभी भी अपनी ममता को जंजीर नहीं बनने दोगी। प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग द्वारा।